Hello viewers, welcome in your history class. Today we are going to start CBSE class 10th history chapter number 1 the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, किस तरह से राष्ट्र राज्य बनते हैं. तो राष्ट्रवाद को समझने से पहले हम देखेंगे राष्ट्र किसे कहते हैं. तो राष्ट्र में बेसिकली 4 चीजें शामिल की गई हैं, जैसे एक समान भौगोलिक क्षेत्र, एक समान भाषा, एक समान नस्ल और एक समान धर्म. यानी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो भाषा, नस्ल, धर्म के आधार पे एक समान हैं, वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं. मीन्स नेशन इज अ फॉर्म बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और अ टेरिटरी. बट आपको एक बात बता दूं कि ये जो परिभाषा या विचारधारा थी राष्ट्र की, ये कुछ विचारकों को बहुत संकीर्ण नजर आती थी. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है अर्नेस्ट रेनन का, द फ्रेंच फिलोसोफर, जिन्होंने 1882 में साबान यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर के दौरान बताया व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या है. उनके अनुसार जो राष्ट्र है वो एक लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबे संघर्ष, त्याग और जो निष्ठा है उसका रिजल्ट है. यानी जो नेशन है उसमें हमारा एक ग्लोरीफाइड पास्ट है, महापुरुष, उनकी गौरव गाथाएं, ये सब चीज़ें शामिल हैं. ये सब चीज़ें मिलकर राष्ट्र का निर्माण करती हैं, ये उसका आधार बनती हैं. यानी उनके अनुसार जो राष्ट्र है उसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं. पहली शर्त है कि जो हमारा पास्ट है वो ग्लोरीफाइड होना चाहिए, उसमें कुछ कॉमन ग्लोरीज होनी चाहिए, सांझी हमारी गौरव की भावनाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसी कॉमन बातें होनी चाहिए जिन पे हम गौरव कर सकें. दूसरी चीज प्रेजेंट, यानी ये जो पास्ट का कंसेप्ट है ये प्रेजेंट पे भी मूव करेगा. पास्ट में हमने जिन वैल्यूज, जिन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए डिसाइड किया था, एकमत हुए थे, उनको हमें वर्तमान में भी सेम उसी समान इच्छा से, समान संकल्प से प्राप्त करने का प्रयास करना है. थर्ड, इसके इन्होंने शर्त बताई वो ये थी कि हमें साथ मिलकर उस संकल्प, उस महान उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है. और चौथी चीज इन्होंने बताई कि इसमें पास्ट, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी शामिल है. तो चौथी चीज क्या बताई कि आगे भी ऐसे ही काम और करने की इच्छा रखना. ऐसे ही काम मीन्स पास्ट में जो हमारा एक ग्लोरीफाइड अतीत है जिसमें हमने कुछ वैल्यूज के लिए स्ट्रगल किया, जिनको हमने प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रखा और हमने साथ मिलकर स्ट्रगल किया, उसी को हमें, उसी तरह की विचारधारा को हमें फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना है. अगर हमें अपने लक्ष्यों की, महान लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई तो हमें वो उसके लिए प्रयासरत रहना है और उसे प्राप्त करना है. और अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है तो ऐसे ही लक्ष्यों को फ्यूचर में भी जारी रखना है. यानी कुल मिला के रेनन ने बताया कि राष्ट्र एक व्यापक अवधारणा है, ये एक व्यापक एकता को प्रेजेंट करता है. उनके अनुसार हम एग्जाम्पल से समझें, इसके यूरोप के एग्जाम्पल से, कि उनके अनुसार ये जो राष्ट्र है, ये राष्ट्र हमारे गौरवशाली अतीत जो है उसमें जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, जो हमारा स्ट्रगल है, जिसके जो हमारी कॉमन सफरिंग है और जिनके कारण हमने कुछ अपने वैल्यूज़ डिसाइड की हैं, संकल्प लिए हैं, जिन्हें हमें प्राप्त करना है, जिनको हम वर्तमान में भी शिफ्ट करते हैं और हम साथ मिलकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं. ऐसे दृढ़ इच्छा संकल्प को हम फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं. तो इस सब को उन्होंने राष्ट्र की आवश्यक शर्तें बताया है. इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से माना गया है. 1789 फ्रांसीसी क्रांति. तो फ्रांसीसी क्रांति जो है, यानी यूरोप के जो लोग हैं वो एक कॉमन स्ट्रगल से गुजर रहे थे, कॉमन सफरिंग से. निरंकुश शासन था, लोगों की लाइवलीहुड को अर्न करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो हैंड टू माउथ थे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज था. यानी एक कॉमन अतीत था जो सफरिंग का था, जो संघर्ष का था, जिसने लोगों को जोड़ रखा था. उनमें लोगों ने एक स्ट्रगल किया, उनमें लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने एकजुट होकर क्रांति की, कुछ आदर्श स्थापित किए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, कुछ आदर्श तय किए, कुछ वैल्यूज डिसाइड की, कुछ संकल्प लिया और उस संकल्प को उन्होंने
आगे भी जारी रखा। उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल किया, प्रेजेंट में स्ट्रगल किया 1789 में। देन उसमें उन्होंने सामूहिक रूप से मिलकर स्ट्रगल किया, पूरे पब्लिक ने एक साथ किया। और जब ये क्रांति उनकी सफल हो गई, उसके बाद उन्होंने इस लक्ष्य को फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखने का वादा किया। उन्होंने ना केवल फ्रांस बल्कि रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है वहाँ की जनता को भी निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाने और एक गणतंत्र शासन की स्थापना करने में मदद करने का आश्वासन दिया। तो इस प्रकार जो राष्ट्रवाद है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है। तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, एक तस्वीर देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये फ्रेडरिक सरियू द्वारा तैयार की गई है और ये जो पिक्चर है ये यूरोप में राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है फ्रेडरिक सरियू ने एक चित्र बनाया है, पेंटिंग, और उसके द्वारा हमें इस समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म राइज होता है। तो आप देखिए फ्रेडरिक सरियू कौन थे। ये फ्रेडरिक सरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में 4 जो प्रिंट्स हैं उनकी एक सीरीज तैयार की, 4 चित्रों की एक श्रृंखला। और उस 4 चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने दिखाया एक झलक, अपना एक विजन दिखाया राष्ट्रवाद का। अब इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बीचों बीच एक स्वतंत्रता की देवी है। ये जो स्वतंत्रता की देवी हैं इनके एक हाथ में यहाँ जागृति की मशाल है, यानी टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में आपको यहाँ नजर आएगा एक नागरिक अधिकार पत्र है, यानी जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं और उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको नजर आ रही एक लंबी सी पंक्ति, एक बहुत लंबी रो। इस तरह से लोग जो है ये जुलूस में आ रहे हैं, पंक्ति बना के, लाइन बना के ये लाइन वाइज आ रहे हैं और स्वतंत्रता की जो देवी हैं उनके सामने ये अभिवादन कर रहे हैं, पेइंग होमेज, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ इस लाइन में आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो डिफरेंट फ्लैग्स के साथ हैं, अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम्स के साथ हैं, राष्ट्रीय पोशाक के साथ हैं और अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ हैं। यानी कहीं ना कहीं फ्रेडरिक सरियू ने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि लोगों ने अपने आप को राष्ट्र में निर्मित कर लिया है और हर राष्ट्र के अपने फ्लैग्स, कॉस्ट्यूम्स हैं, यानी यहाँ राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका है। तो और ये जो पूरी क्यू है, ये जो पूरी पंक्ति है, इसमें किस किस को दिखाया है? इसमें बेसिकली यूरोप और अमेरिका के सभी एज ग्रुप के स्त्री और पुरुष, सभी सोशल ग्रुप्स के सभी लोगों को दिखाया है। वेदर दे आर मेल और फीमेल, दे बिलोंग्स टू रिच और पुअर फैमिलीज, या वो किसी और एज ग्रुप के हैं, सभी तरह के जो ग्रुप्स हैं, सभी तरह के एज ग्रुप के, सभी तरह की कैटेगरीज के लोगों को इसमें शो किया है। और वो 1 बाय 1 आ रहे हैं और ये जो स्वतंत्रता की देवी है इसको क्रॉस कर रहे हैं, इसको होमेज, इसका अभिवादन कर रहे हैं। और जो स्वतंत्रता की देवी है उनके हाथ में, एक हाथ में मशाल है जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरे में नागरिक अधिकार पत्र है। यानी ये इस बात का इंडिकेशन है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों में जागृति आ चुकी है और वो अधिकारों के डिमांड कर रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि जो प्रतिमा है, ये जो स्टैचू, उसके सामने यहाँ आपको कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं। आपको मुकुट गिरा हुआ दिख रहा है। ये बताया है कि प्रतिमा के सामने निरंकुश जो संस्थान हैं उनके अवशेष हैं। यानी जहाँ एक और लोग जागरूक हो चुके हैं, उनमें जागरूकता की मशाल ले रखा है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अधिकार प्राप्ति की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जब लोग जागरूक हो रहे हैं, इसका अभिप्राय ये है कि दूसरी तरफ जो निरंकुश राजतंत्र है, राजा की शक्ति है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। यानी अब लोग राजतंत्र को पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग अपना शासन चाहते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें राइट्स मिले। तो इसमें आगे दिखाया है कि ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इसमें सबसे आगे लीडर कौन है? इसको लीड कर रहे हैं यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। तो यूएसए और स्विट्जरलैंड लीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये स्टेट नेशंस, यानी ये नेशन, ये राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, यानी इनमें ये क्रांति आ चुकी है, क्रांति सफल हो चुकी है, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा।
1776 में अमेरिका जो है उसने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ब्रिटेन के खिलाफ जो 13 स्टेट्स हैं, 13 राज्य हैं, उन्होंने अपनी क्रांति में सफलता प्राप्त करके एक देश का निर्माण किया। फाइनली उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस तरह से वो नेशन स्टेट्स बन गए। तो इस पंक्ति में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूसरे स्थान पे फ्रांस। फ्रांस जो अभी अभी वहाँ पहुँचा है, जस्ट रीच्ड, फ्रांस अभी अभी यहाँ पहुँचा है। अभी अभी पहुँचा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रांस में जस्ट अभी 1789 में अधिकारों के लिए लोगों ने रिवॉल्यूशन कर दिया है, लोग जागरूक हो चुके हैं। और उसके बाद आगे क्यू में बाकी और कंट्रीज़ को दिखाया है, जिसमें जर्मनी है अपने फ्लैग के साथ, काला, लाल और सुनहरे झंडे के साथ। तो सरयू ने ये जो दिखाया है, हिस्टोरियंस इसमें थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं कि उस समय तक इस तरह के जर्मनी में इस तरह की कोई राष्ट्र निर्माण की कोई ज़्यादा अच्छी प्रगति सामने नहीं आती है, कि कोई ज़्यादा प्रयास कि लोग उसमें सफल हुए हों। फिर भी फ्रेडरिक सरयू ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया ये रिप्रेजेंट करके। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो फ्रेडरिक सरयू है उसने 1848 में जो जर्मनी के जो उदारवादी थे, लिबरलिस्ट, उन्होंने जो एक प्रजातांत्रिक सरकार, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें लोगों को राइट्स हो, साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हो, ऐसे एक जर्मन राष्ट्र के निर्माण की जो कोशिश की थी, जो उम्मीदें लगाई थी, संभवतः फ्रेडरिक सरयू ने उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ। और इसी के साथ इस क्यू में और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी आप लिस्ट देख सकते हैं। आगे एक लंबी लाइन है जिसमें ऑस्ट्रिया, सिसिली, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड आदि। और ऊपर देखिए आप, ऊपर की तरफ पेंटिंग में आपको ईसा मसीह और ये जो फरिश्ते हैं, एंजल्स, ये दिखाई दे रहे हैं। वो ऊपर से पूरे सीन को देख रहे हैं, दे गेज अप द सीन, नीचे क्या हो रहा है इसको देख रहे हैं, यानी एक तरह से उनकी ब्लेसिंग्स इनके साथ हैं। और वो फैटर्निटी यानी भाईचारे का प्रतीक है। तो इस प्रकार ये जो पूरी पेंटिंग है, ये पेंटिंग फ्रेडरिक सरयू की ये पेंटिंग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की जो भावनाएं हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनको बताने का बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब हम देखते हैं कि ये जो पेंटिंग है इसमें ये भी बताने की कोशिश की है कि जो राष्ट्रवाद है वो बहुत चरम पर है, वो उसने एक पावर का रूप ले लिया, एक शक्ति का रूप ले लिया है, और उसने पूरे यूरोप की मेंटल और जो पॉलिटिकल जो पावर है यूरोप की, उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। यानी यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में कैसे लोगों की सोच में जागृति आई, लोग अपने राइट्स के लिए सोचने लगे, लोग चर्च और राजा को चैलेंज करने लगे, साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया। अब वो मोनार्क को पसंद नहीं कर रहे, अब वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जिसमें उनका पार्टिसिपेशन हो, जिसको वो टैक्स पे कर रहे हैं तो बदले में गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए रूल भी बना रही है, वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड हो। तो इस तरह से राष्ट्रवाद ने पूरे यूरोप के पॉलिटिकल एंड मेंटल जो वर्ड है उस पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला और ये एक पावर, एक शक्ति के रूप में उभरा। तो राष्ट्रवाद जो है उसका पहला या उसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति या उसका उद्गम हम मानते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो यहाँ 1 मार्क्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो 1789 का, कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो हमें किस घटना से मिलती है। ये 1 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हमें मिलती है 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हैं, यानी जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं, उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जिससे वो फ्रांस की पब्लिक में सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास कर सकें। यानी स्टेप्स taken by the French revolutionaries to create a sense of collective belonging among the French public। तो ऐसी कौन सी स्टेप्स थी, आइए हम देखते हैं कि करके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्रांति के दौरान फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और नागरिक का विचार जो है उसको स्प्रेड किया। पितृभूमि मतलब ला पैट्रे और नागरिक मतलब ला सितोयन। यानी उन्होंने इस तरह की विचारधारा को रिप्रेजेंट किया
कि इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो नागरिक हैं और ये जो देश है ये उनकी पितृभूमि है, और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो और जिसमें सबको कॉमन राइट्स, इक्वल राइट्स प्राप्त हों। दूसरा पॉइंट हम देखें तो इन्होंने एक नेशनल फ्लैग का निर्माण किया, राष्ट्र ध्वज का, जिसे तिरंगा नाम दिया गया, तिरंगा। तो जब भी क्रांति के दौरान ऐसे सोशल गैदरिंग होती तो तिरंगा सबसे आगे चलता इनका, और उसको देख से ही लोग एकजुट होना शुरू हो जाते, लोगों में वो एक अपनेपन की भावना का विकास करता, राष्ट्रवादी भावना का विकास करता। तीसरा हम देखें नेशनल असेंबली। आपने क्लास 9th में पढ़ा एस्टेट जनरल, वहाँ की एक संस्था थी जिसकी हेल्प से राजा डिसीजन लेता था, नए टैक्स लगाने हो, नया रूल बनाना हो तो वो एस्टेट जनरल से मीटिंग लेके डिस्कस करके फिर कंक्लूजन पे पहुँचता था। बट राजा ने कुछ दिनों से एस्टेट जनरल की परमिशन लेना बंद कर दी थी। फाइनली वहाँ की पब्लिक ने 1789 में रिवोल्ट कर दिया था। तो हम बात कर रहे हैं कि जो एस्टेट जनरल है अब उसको बंद कर दिया, उसको हटा दिया। अब क्रांति के बाद जो नेशनल असेंबली है वो अस्तित्व में आई, यानी क्रांति के बाद 1791 में फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फ्रांस है वो एक संवैधानिक राजतंत्र बनता है। क्रांति के बाद जो भी सत्ता है वो सत्ता जो है वो शिफ्ट हो जाती है, राजा के हाथों से निकलकर राजनीतिक और संवैधानिक जो बदलाव हैं वो आते हैं, और राजा के हाथों से सत्ता निकलकर जो वहाँ के नागरिक हैं उनके हाथों में चली जाती है। तो उसी दौरान मैंने आपको बताया 1791 में फ्रांस जो है वो एक संवैधानिक राजतंत्र बनता है। मतलब राजतंत्र तो है बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेगा। तो इसी दौरान 3 इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जाता है। आपने 9th में पढ़ा, इसके लिए आप 9th का जो वो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका थी उसे ही नेशनल असेंबली कहा गया, जो देश के लिए कानून निर्माण का काम करेगी। अब नेशनल असेंबली जो है उसका गठन, यानी अब एस्टेट जनरल के स्थान पे हो गई नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली का गठन किया जाएगा सक्रिय नागरिकों द्वारा। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सक्रिय नागरिक मतलब एक्टिव सिटीजन। सक्रिय नागरिक किसे कहा गया? फ्रांस के वो लोग जो अपने 3 दिन के वेतन के बराबर कर चुकाते हैं उन्हें कहा गया सक्रिय नागरिक, एक्टिव सिटीजन। वो वोट के थ्रू नेशनल असेंबली का इलेक्शन करेंगे, और जो नेशनल असेंबली है वो देश के लिए कानून निर्माण करेगी। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने और क्या क्या किया? उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत सारी स्तुतियाँ होती हैं किसी के प्रेज में गाए जाने वाले गाथा गीत, तो स्तुतियाँ रची, बहुत सारी शपथ ली, प्लेज ली कि जब तक हम, जैसे टेनिस कोर्ट में ओथ ली कि जब तक हम इस देश के लिए देश का भविष्य निर्धारण करने वाला संविधान नहीं बना लेते तब तक जो कॉमन पीपल है वही देश की नेशनल असेंबली है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी शपथें ली हैं, प्लेजेस ली, ओथ्स ली, और इसी के साथ साथ शहीदों का गुणगान भी किया। शहीदों का गुणगान मतलब जिन्होंने इस पूरे संघर्ष में जो लोगों का कंट्रीब्यूशन था, जो शहीद हो गए, उनका गुणगान, उनको ग्लोरीफाइड करना। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों ने भी लोगों को एकजुट करने में रोल अदा किया। आइए हम आगे देखते हैं। इन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया, यानी एक समान प्रशासनिक व्यवस्था, ताकि शासन व्यवस्था ढंग से चलाई जा सके, ताकि जो लोग हैं उनमें एक समान जो भावना है वो विकसित हो सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसी के दौरान आयात निर्यात जो शुल्क है उसको समाप्त कर दिया, यानी इस समय जो यूरोप है वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा था और इसमें व्यापार करने में बड़ी दिक्कत आती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर बहुत सारे तरह के टैक्सेस पे करने होते थे, करेंसी भी डिफर थी, तो बड़ी मुश्किलें आती थी। तो इन्होंने ये किया कि जो इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ जो हैं, आयात निर्यात शुल्क हैं, उनको एक तो समाप्त कर दिया, एक जैसा रखा, ये एक जैसे टैक्सेस रखे, अलग अलग जगह आपको बार बार टैक्सेस नहीं पे करने। दूसरी बात, भार और नापने के जो एक समान व्यवस्था, मतलब जो वेट्स हैं और जो मेजर्स हैं, यानी किसी भी वस्तु को मापने के जो वजन होते हैं, 1 kg 2 kg, इस तरह के जो माप तोल के जो वजन या क्या कहेंगे उन्हें
व्यवस्था है जो, उसको उन्होंने जो अलग अलग थी उसको एक समान कर दी। इसको एक समान करने से ट्रेड में बहुत फ़ायदा हुआ और इसके कारण लोगों में एकजुट भी हुए, लोगों में एकता भी आई। इसी के साथ जो लैंग्वेज है उसने भी लोगों को एकजुट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके आसपास जो फ्रेंच भाषा बोली और लिखी जाती है, उस फ्रेंच भाषा को क्या किया, फ्रांस की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। इसके साथ साथ एक काम और किया कि जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल डायलेक्ट्स, उनको डिस्करेज किया, लोगों को मोटिवेट किया कि वो इन भाषाओं को कम बोलें और फ्रेंच को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जो कि राष्ट्रभाषा है। तो इस तरह से भाषा ने भी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया, उनको एकजुट किया। अब देखिए कि जो फ्रांस के क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों ने ये सारा काम तो जो है वो फ्रांस में किया, लेकिन फ्रांस के बाहर भी उन्होंने रेस्ट ऑफ द यूरोप के लोगों को मोटिवेट किया, कंटिन्यू मोटिवेट किया। उन्होंने उनसे प्रोमिसेस किए। क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि वो न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप के जो बाकी देश हैं और वहाँ निरंकुश जो राजा है उनका शासन है, उससे वहाँ की पब्लिक को मुक्त करवाएंगे उनके शोषण से। और वहाँ भी इन आदर्शों को, जो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उनको एस्टेब्लिश करेंगे। वहाँ भी गणतंत्र की स्थापना करेंगे। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स जो हैं वो बनाने स्टार्ट किए बड़े पैमाने पे। यानी पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसने बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। और इसीलिए जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसी क्रांति को राष्ट्रवाद का उद्गम यानी मेन ओरिजिन माना गया है और ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी गई है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक कैसे लगे आप मुझे